आज हम बात करने वाले हैं भूगोल के सामान्य अध्ययन की। एक भूगोल के विद्यार्थी के लिए भूगोल का सामान्य परिचय या अध्ययन की जानकारी होना अति आवश्यक है। भूगोल के सामान्य अध्ययन की बात करें तो हमारे इस सौरमंडल के अंदर और हमारे इस ज्ञात अंतरिक्ष के अंदर एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है, वो है हमारी पृथ्वी। और इस पृथ्वी को ये जीवन वाला बनाने यानी जीवित रूप में दर्शाने का जो श्रेय जाता है वो सूर्य को जाता है। और सूर्य की जो ऊष्मा है यानी सूर्य जो है वो हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अन्य तत्वों से मिलकर बना है। ये जो सूर्य है इसकी सतह पर लगातार ऊष्मा का जो उत्सर्जन होता ही रहता है, यानी कि हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के माध्यम से लगातार ऊष्मा का जो है निस्तारण करता रहता है। और ये जो प्रकाश का जो मंडल है यानी हमारा जो सूर्य है, इसकी ऊष्मा हमारी पृथ्वी पर भी पहुंचती है। हालांकि पृथ्वी पर केवल इस सूर्य ऊष्मा का 2 अरबवां भाग ही पहुंच पाता है, लेकिन फिर भी ये हमारी पृथ्वी को गर्म करने में सक्षम है। देखें तो हमारी पृथ्वी पर अधिकतम तापमान 57 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच जाता है और न्यूनतम की बात करें तो 89 पॉइंट समथिंग के करीब जो माइनस के अंदर तापमान पहुंचा हुआ मिलता है। अगर ये सूर्य ऊष्मा देना बंद कर दे तो हमारी पृथ्वी जो है वो जो बर्फ़ के रूप में एक बर्फ़ के गोले में तब्दील हो जाएगी। अब बात करते हैं सूर्य की ऊष्मा हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 18 सेकंड का समय लेती है। कहीं कहीं 16 और कहीं 17 सेकंड भी लिखा है, लेकिन हम बात करेंगे 8 मिनट 18 सेकंड लेती है। और ये 8 मिनट 18 सेकंड अगर आप टाइम देखें तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसका कारण क्या है? ये हमारी जो पृथ्वी है ये सूर्य से अत्यधिक दूरी पर है। दूरी की बात करें तो 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर की दूरी इन दोनों के मध्य मिलती है। इसी कारण सूर्य के प्रकाश को हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 18 सेकंड लगते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं जिसका आंसर मैं बाद में विवरण बॉक्स में दूंगा। आपको ये पूछना है मैंने कि सूर्य का प्रकाश जो 8 मिनट 18 सेकंड लेता है हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में, लेकिन जब कभी हमारे यहाँ से जब बादल हमारे सर पे होते हैं, ऊपर की तरफ होते हैं, जैसे ही बादल हटते हैं तो 1 माइक्रो सेकंड के अंदर ही सूर्य का प्रकाश हम तक पहुँच जाता है। इसका क्या कारण है तो बताइए। मैं देखना चाहता हूँ कि आप कितनी कल्पना कर सकते हैं और भूगोल के बारे में आपका बेसिक कैसा है। अब बात करते हैं अपने कि ये जो हमारी पृथ्वी है सूर्य का चक्कर लगाती है। एक चक्कर ये 365 दिनों में मानते हैं हम कि पूरा करती है, लेकिन इसका वास्तविक समय 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड है। इतने समय के अंदर ये सूर्य का एक चक्कर यानी सूर्य के बाहर से होकर उस तरफ से होकर घूम कर आती है। इसकी गति 1,07 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होती है, जो कि बहुत है। हमें महसूस नहीं होती क्योंकि हमारा वायुमंडल है जो हमारे साथ चलता है। इस अंतरिक्ष में ग्रेविटी नहीं मिलती, कोई और घर्षण नहीं मिलता, तो हमें महसूस नहीं होता। ये एक चक्कर जब पृथ्वी पूरा करती है कितना समय है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का जो समय है। इस समय विशेष में ऋतु परिवर्तन होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष से 23 से 1/2 डिग्री झुकी हुई है। जब ये झुकी है तब भी तो हमारी जो पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। अगर हमारी पृथ्वी पर ये झुकाव नहीं होता, यानी कि हमारी पृथ्वी जो झुकी हुई है अपने अक्ष पर, यानी अक्ष ये सीधा होता, सूर्य के सापेक्ष क्या होता? बिल्कुल सीधा, लेकिन हमारी पृथ्वी इससे कुछ झुकी हुई है। तो ये अगर झुकी नहीं होती तो हमारे यहाँ जो भी समय है वो बिल्कुल वैसा ही रहता, कभी भी दिन का समय बढ़ता या घटता नहीं। लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं है और हमारी पृथ्वी जो है अक्ष पे झुके हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। अब बात करते हैं कि हमारी पृथ्वी चक्कर तो लगा ही रही है, साथ में एक क्रिया और कर रही है कि वो अपने अक्ष पर भी घूम रही है। अपने अक्ष पर एक लट्टू के भांति घूम रही है और ये घूमना 24 घंटे में पूरा होता है, लेकिन एक जो समय है 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकंड का लेती है। और इस समय के अंदर घटनाएं घटित होती है दिन और रात की, यानी कि जो हिस्सा सूर्य के सामने होता है वहाँ दिन और विपरीत हिस्से में रात्रि होती है। हमारे इस सूर्य
के अलावा भी एक नज़दीकी तारा है, यानी कि जो सूर्य है उसे हम तारा कहते हैं। और ये तारा जो है, इसके अलावा एक और तारा है, सूर्य जैसा ही प्रकाशमान एक और तारा है जो हमारी पृथ्वी यानी सूर्य के बाद में निकट का तारा है वह, इसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है सूर्य के पश्चात दूसरा निकट का तारा है। हमारी ये जो पृथ्वी है, ये इसका एक ही उपग्रह है। इसका क्या है? इसका एक ही उपग्रह है जो कि प्राकृतिक उपग्रह है, नाम है चंद्रमा। अब चंद्रमा के बारे में जाने हम से चंद्रमा की दूरी कितनी है? 3,84,360 किलोमीटर। अगर बात करें कि क्या इसका स्वयं का प्रकाश है, तो नहीं, ये सूर्य के प्रकाश से ही क्या है? चमकदार होता है। मान लीजिए अगर चंद्रमा का प्रकाश होता तो रात्रि के अंदर पूर्णिमा के समय या अन्य जो समय है, यानी कि आपको पूर्णिमा का तो चांद पूरा दिखाई देता है, लेकिन बात करते हैं चंद्रमा के कारण जो है रात्रि के अंदर भी प्रकाश यानी दिन जैसा ही हमें प्रतीत होता दिखाई देता। लेकिन चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश नहीं है, वो तो सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है और चमकता है। हाँ, उसमें से कुछ जो है चमक हमारी पृथ्वी पर रात्रि में जरूर पड़ जाती है, जिसकी वजह से हमें धरातल पर कुछ थोड़ा बहुत दिखाई देने लगता है। हमारी ये जो पृथ्वी है, ये जो लगभग गोलाब, यानी कि अरस्तु ने तो इसे गोल बताया था, लेकिन बाद में जो है इसका आकार जो है वो दो ओर से यानी ध्रुवों की तरफ से थोड़ा चपटा है, विषुवत रेखा की तरफ से थोड़ा उभरा हुआ है। तब भी तो विषुवत रेखीय अगर परिधि की बात करें तो वो 40,075 किलोमीटर है। अगर ध्रुवीय परिधि की बात करें तो वो 40,007 या 8 किलोमीटर है। लेकिन अगर विषुवतीय व्यास की बात करें, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक बाहर तक, यानी कि विषुवतीय व्यास की बात करें तो वो 12,756 किलोमीटर की दूरी पर है। विषुवतीय व्यास की बात करें ध्रुवों के पास तो 12,714 किलोमीटर है, यानी कि ध्रुव एक दूसरे के नज़दीक है, विषुवत रेखीय क्षेत्र उभरा हुआ है। तो अब बात करते हैं कि हमारी पृथ्वी का जो औसत तापमान है, यानी कि सर्वाधिक ठंडा और सर्वाधिक गर्म जो है वो 57 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा हुआ है, लेकिन जो कम है वो माइनस 89 जो डिग्री सेल्सियस है वहाँ तक पहुंचा हुआ है। तो इतना कम और अधिक तापमान का हमारी पृथ्वी पर एक औसत मिल जाता है, और वो औसत है 15 डिग्री सेल्सियस, यानी कि सूर्य की वजह से हमारी पृथ्वी का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस औसतन रहता ही है। एक और हमारी पृथ्वी जो है वो जो गर्म होती है, आज जो इतनी गर्मी है वो क्यों है? क्योंकि जो सूर्य है वो हमारी पृथ्वी को गर्म करता है। सूर्य की जो लघु तरंगें हैं वो हमारी पृथ्वी को गर्म नहीं करती, लेकिन जब वो वापस लौटती है तो हमारे वायुमंडल को गर्म कर देती है, और उसी से हमारा ये क्षेत्र गर्म हमें महसूस होता है। इन लघु तरंगों से नहीं, पार्थिव विकिरण से हमारी पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता है और हमें महसूस होता है। अब बात करें कि हमारी पृथ्वी के ऊपर सबसे ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है, तो आपको पता होगा माउंट एवरेस्ट। 8,848 तो कहीं 8,850 मीटर की ऊंचाई मिलती है। और पृथ्वी का अगर गहराई की बात करें तो महासागरों के अंदर एक गर्त है, मरियाना गर्त या खाई या ट्रेंच बोलते हैं, जिसकी गहराई 11,033 मीटर की है, यानी कि इस माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा गहरा है। अगर हमारे स्थल भाग के ऊपर गहरे भाग की बात करें तो वो मृत सागर है। मृत सागर की गहराई कहीं पर 440 तो कहीं पर 407 तो कहीं पर 396 मीटर की मिलती है। लेकिन ये क्या अपनी अंतिम अवशेष अवस्था में पहुंच चुका है, लगातार इसका आकार छोटा होता जा रहा है, गहराई इसकी कम होती जा रही है, यानी इसका जल भाग जो है वो वाष्पीकृत हो रहा है, और इसका मलबा जो है इसके अंदर अवसादों का जमाव ज़्यादा हो रहा है। तो हो सकता है ये आने वाले समय के अंदर लुप्त हो जाए। हाँ, मृत सागर की विशेषता है कि इसमें मनुष्य आसानी से तैर जाता है, क्योंकि इसमें सोडियम और ये अन्य जो लवणीय पदार्थ हैं उनकी अधिकता मिलती है। और ये जो मृत सागर है, इसकी जो लवण है और इसका जो पानी है, इसकी जो मिट्टी है नज़दीक की, ये बड़ी ही स्वास्थ्यप्रद है, इसलिए यहाँ पर बीमार लोगों का भ्रमण क्षेत्र भी बन चुका है। बात करते हैं हम इस पृथ्वी की, और इस पृथ्वी के ऊपर जो क्षेत्रफल है, हमारी पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है
वो 51 करोड़ 1,05,00,000 वर्ग किलोमीटर है। ये याद रखना, क्योंकि ये कभी बदलता नहीं है, ये स्थायी है। देशों की सीमाओं की या देशों के क्षेत्रफल की तरह नहीं है कि ये बदल जाए। तो हमारी पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है वो 51 करोड़ 1,05,00,000 वर्ग किलोमीटर है। हमेशा क्षेत्रफल बड़े भूभाग का वर्ग किलोमीटर में ही आता है, याद रखना। हाँ, अब देखिए कि जो इतना बड़ा भूभागीय क्षेत्रफल है, इसमें से 29.2% भाग स्थलीय है और महासागरीय जल का जो क्षेत्र है वो 70.8% है। यानी कि कुछ भाग महाद्वीपीय है, यानी 1/3 भाग महाद्वीपीय है, तो 2/3 भाग, लगभग 2/3 भाग महासागरीय है। अगर इसके बाद में देखें तो महाद्वीपों को भी हमने 7 भागों में बांटा है और महासागरों को 5 भागों में। कौन कौन से 7 महाद्वीप हैं, तो इनमें अगर बात करें तो सबसे बड़ा यानी कि एशिया देखें, तो उसके बाद में वे 6 जो महाद्वीप हैं उनकी बात करें तो एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया का स्थान आता है। ऐसे ही महासागरों की बात करें तो प्रशांत महासागर, अंध महासागर, हिंद महासागर, उसके बाद में जो आर्कटिक और फिर अंटार्कटिक जो महासागर हैं, हमारे 5 महासागर हैं। इन महासागरों के बारे में विस्तृत अध्ययन के लिए अपने आगे समय निकालेंगे और इन पर जो है इनका विस्तार से वर्णन जो है हम करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।